नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। मित्रों, आज हम बात करेंगे अध्यात्म की, हम बात करेंगे वास्तु की और हमारे साथ हैं देश के जाने माने वास्तुशास्त्री खुशदीप बंसल जी। और इस कार्यक्रम के ज़रिए मैं आपकी कुछ जिज्ञासाओं को शांत करना चाहूँगा। कोशिश करूँगा, मेरा प्रयास रहेगा कि आपके कुछ सवालों का जवाब मिले और वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान जैसी चीज़ों को लेकर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। साथ में हम बात करेंगे कि भारत कैसे विकसित बन सकता है 2047 तक, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विज़न है। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में खुशदीप जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे साधारण शब्दों में समझना चाहूँगा कि वास्तु क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से वास्तु आया। वास्तुशास्त्र की जो मूल परिकल्पना है वो उस वातावरण की है जो हमें ब्रह्मांडीय समीकरणों के साथ अलाइंड रखे। इसी परिकल्पना के चलते हमारे वेदों में जितना भी प्रयास है वो उस ब्रह्म से एकाकार का है। बाद में वो मंदिर बने, वो भवन बने जिनमें हम प्रवेश करें और हम उस ब्रह्म के साथ एक हो जाएं, अलाइन हो जाएं। जैसे ही हम उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ अलाइन होते हैं तो हमारी पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस रेजुवनेट हो जाती है, एनर्जाइज हो जाती है। तब हम फिर से तैयार हो जाते हैं जीवन को, युद्धों को लड़ने के लिए। तो यही परिकल्पना जो मंदिर का आर्किटेक्चर है वो एक एनर्जी आर्किटेक्चर है। जब हम उसे अपने घर में, उसे अपने दफ्तर में लगाते हैं तो हमें ज़्यादा अलाइनमेंट, ज़्यादा कंट्रोल, ज़्यादा क्लैरिटी महसूस होती है और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप बोलते हैं कि सनातन से जुड़ी हुई ये एक शास्त्र है, जो वास्तुशास्त्र है। विश्वकर्मा जी का हम जिक्र करते हैं जी तो क्या उनको वास्तुशास्त्री कहा जाएगा? सबसे पहले वास्तुशास्त्री वही रहे होंगे। जी, वास्तव में विश्वकर्मा जो हैं वो देवों के आर्किटेक्ट हैं। तो देवों के आर्किटेक्ट का अर्थ है कि एक ऐसे आर्किटेक्ट जिनको ये डिवाइन एनर्जीज़ की समझ है। तो विश्वकर्मा एक कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी में टेम्पल आर्किटेक्चर की परिपाटी है, लिनिएज है। उस कम्युनिटी को हम विश्वकर्मा कम्युनिटी कहते हैं और एक मंदिर बनाने वाले को, भवन निर्माण करने वाले को या डाई बनाने वाले को, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को भी हम विश्वकर्मा कहते हैं। मैं वही बात कर रहा था, जो देवताओं के देव हैं, विश्वकर्मा देव भगवान जिनको हम बोलते हैं, क्या वो वास्तुशास्त्री या वास्तुशास्त्रियों के प्रथम पुरुष उनको कह सकते हैं हम? जी बिल्कुल, ये जितना भी वास्तुशास्त्र हम फॉलो करते हैं उसका ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश है। उसी मार्गदर्शन में, उसी नियमों के आधार पर हम भवनों का निर्माण करते हैं, दिशाओं को तय करते हैं। तो जो भगवान विश्वकर्मा हैं वो विश्व के पहले वास्तुशास्त्री हैं। लेकिन बंसल साहब, आजकल कुछ लोगों में कन्फ्यूज़न होने लगा। आर्किटेक्ट की जब हम बात करते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो वो वास्तुकला और उसमें साज सज्जा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जो मॉडर्न आर्किटेक्ट है। क्या फ़र्क है वास्तुशास्त्र में और आर्किटेक्चर में? वास्तव में जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर का जो स्कोप ऑफ वर्क है वो है एक सही प्लानिंग करना, एस्थेटिकली सही स्पेसेस को डिज़ाइन करना, किसी एक्टिविटी को कितना स्पेस चाहिए उसको डिज़ाइन करना, प्लान करना। और जो आंतरिक साज सज्जा है जिसे हम इंटीरियर डेकोरेशन कहते हैं, उसका प्रयोजन सौंदर्य के साथ साथ वो कलात्मक सजावट भी है जिससे कि वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति का मन प्रेरित रहे, रिलैक्स्ड रहे, बेटर परफॉर्म कर पाए। तो ये जो दो विषय हैं, ये दो अलग अलग विषय हैं। और इन तीसरा विषय जो वास्तुशास्त्र का है, जब हम उसी प्लानिंग को, इस साज सज्जा को पृथ्वी की ऊर्जाओं के साथ समन्वय बिठा के करते हैं, सूर्य चंद्र के मूवमेंट के आधार पर कैसे, कहाँ, क्या होना चाहिए। क्योंकि सूर्य उगते हैं तो जीवन शुरू होता है, एक्टिविटी शुरू होती है। सूर्य अस्त हो जाता है तो हम सो जाते हैं। तो हमारा जितना जीवन का चक्र है वो सूर्य की परिक्रमा के साथ बंधा हुआ है। तो जो उसके अनुसार जब हम बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि यह वास्तुशास्त्र के नियमों के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। आपने पृथ्वी की बात की, पृथ्वी का आर्किटेक्चर कैसा है या वास्तु कैसा है? साथ में हम जब विकसित भारत की बात करते हैं, क्या आपने देखा कि भारत का नक्शा या भारत के अंदर ऐसी क्या चीज़ है
जो विश्व गुरु बनाने की हम बात करते हैं, और कैसे बन पाएगा अध्यात्म और वास्तु की दृष्टि से? मैं समझता हूँ कि विश्व गुरु भारत की जो परिकल्पना है वो एक ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कम्युनिटी से, लीडरशिप से है जो पूरे विश्व को समाधान दे सकते हैं। हमारे आदरणीय नेता श्री मोदी जी पूरे विश्व को आज समाधान दे रहे हैं। अगर कहीं युद्ध हो जाता है तो भी उनसे राय ली जाती है कि उसमें क्या किया जाना चाहिए। विश्व की जो शक्तियां हैं उनमें अगर समन्वय बिठाना है तो वो शक्तियां भी कहती हैं कि मोदी जी बड़े टफ हैं। वो टफ नहीं हैं, वो विश्व का समाधान दे रहे हैं। तो विश्व गुरु भारत की जो परिकल्पना है वो एक ऐसे देश से है जो सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग देश है, जो हमारी आंतरिक ऊर्जाओं को एक दिशा देता है। तो आयुर्वेद है, योग है, योग से पूरा विश्व अलाइन हो रहा है, आयुर्वेद से शरीर एनर्जाइज हो रहा है। तो अब वातावरण को एनर्जाइज करने के लिए पूरे विश्व की नज़रें वास्तुशास्त्र की इस पद्धति पर हैं। तो जब हम रोटी यानी जो खाना है आयुर्वेद, मन जिसको अलाइन करना है, शरीर आयुर्वेद से, मन योग से, और जो जीवन है ये वास्तु से जब अलाइन होगा तो सर्टनली हमारी जो सोच है, जो हमारा बुद्धि है, वो बुद्धि सक्रिय होगी, जिससे हम पूरे विश्व को सही समाधान दे सकते हैं जो हम आज तक देते आए हैं। मैं जहाँ तक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते देखता हूँ तो सिकंदर भारत के आगे नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में तो जब उनको ज्ञान मिला यहाँ से तो उनको लगा जैसे जीवन की संपदा मिल गई, और वो वहाँ से तक्षशिला से जो ज्ञान लेकर गए, जो संधियाँ लेकर गए, उससे उन्होंने वहाँ के साम्राज्य को एक नई दिशा, एक नया सोच दिया। तो हम तो सिकंदर के समय से वो सोच देते आए हैं, तो आज भी मुझे लगता है ऐसे देता है, मुझे तो लगता है। हाँ, अभी के जो बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है, वो तो उसी समय को जानती है, पर उससे पहले से भी लोग तो यहाँ पर ज्ञान लेने और समाधान लेने आ रहे थे। हस्तरेखा की भी मैंने आपके सत्र जो अटेंड किए, हस्तरेखा की आपने बात की, ज्योतिष विज्ञान की बात करी जिसमें कुंडली है, इनमें और वास्तु में क्या फ़र्क है, और क्या ये तीनों चीज़ें मिला के कोई समग्र प्रणाली बन सकती है, या तीनों के रिजल्ट एक जैसे आते हैं? हमारा जो भारतीय मेटाफिजिक्स है उसका आधार सांख्य दर्शन है, जिसमें हम एक पुरुष जो कभी बदलता नहीं, एक प्रकृति जो हमेशा परिवर्तनशील है, और प्रकृति के 3 गुण सत्व रजस तमस, फिर पंच तत्व, नवग्रह, इनकी परिकल्पना से संपूर्ण सनातन जीवन पद्धति डिज़ाइंड है। तो वास्तव में ये विषय अलग अलग दिखते हैं पर इनका मूल आधार एक है। जब हम ज्योतिष में देखते हैं वहाँ भी ग्रहों के पंच तत्व, गुण और दोष देखे जाते हैं। जब हम हस्तरेखाओं को देखते हैं वहाँ भी नवग्रह, 3 गुण 3 दोष ही देखे जाते हैं। तो शरीर में किस गुण दोष का कैसा मात्रा है, कैसा पंच तत्वों की मात्रा है, उसको देखने के अलग अलग माध्यम हैं, चाहे वो जन्मपत्री है, चाहे वो हस्तरेखा है, चाहे वो भवन है। तो भवन में भी हम इन्हीं तत्वों को देखते हैं और उनको संतुलित करते हैं तो जीवन संतुलित हो जाता है। हस्तरेखा से भी हम यही देखते हैं कि कौन सा तत्व कम ज़्यादा है, नाड़ी से भी वही देखते हैं, तंत्र से भी वही देखते हैं कि शरीर में कुंडलिनी और चक्रों के जो तत्व हैं वो कम ज़्यादा क्या हैं। तो मुझे तो कंप्लीट कन्वर्जेंस दिखती है, जहाँ पर एक ही समंदर में, सनातन ज्ञान के समंदर में, इंडियन नॉलेज सिस्टम के समंदर में सारी की सारी धाराएं आके उनका समावेश हो जाता है, और वहीं से जो ज्ञान निकल रहा है वो सब धाराओं में है। तो उनका मूल तत्व एक है, भले ही विषय अलग अलग हों परंतु उनके जो एलिमेंट्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक हैं, वो सेम है। उनका उद्गम एक जैसा है। आप ये कहना चाहते हैं। हमारे साथ हैं खुशदीप बंसल जी, जो जाने माने वास्तुविद हैं, वास्तुशास्त्री हैं। खुशदीप जी, जो ज़्यादा प्रचलित है, प्रचलन में है, वो कुंडली है या हाथ की हस्तरेखाएं, लोग तुरंत भागते हैं। जो भवन निर्माण की हम बात करते हैं, वास्तु की, वास्तु को लेकर लोगों में एक तो ज़्यादा रुचि नहीं है। पहला सवाल तो मेरा ये है, मतलब लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, रुचि की बजाय जागरूकता कहना उचित रहेगा। दूसरा ये कि इसको कहीं ना कहीं जो चीनी पद्धति है, फेंग शुई से जोड़ने लगे कि आपने लाफिंग बुद्धा रख दिया तो वास्तु हो गया, मछली या कछुआ रख दिया तो वास्तु हो गया। क्या आपका कहना इस बारे में? एक तो ये है कि वास्तुशास्त्र की परंपरा बीच में धूमिल हुई, क्योंकि जितने भी आक्रमणकारी आए
वो उत्तर से आए, उत्तर पश्चिम से आए, वायव्य दिशा से आए, तो हमारी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं डिल्यूट हुई। पर दक्षिण भारत में तो सदियों से वास्तुशास्त्र की परंपरा है, और जैसे जैसे हमारा सूचना प्रौद्योगिकी का युग आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग आया, तो वो चीज़ें फैलने लगी, फिर वो उत्तर में भी आ गई। तो वास्तुशास्त्र की परंपरा तो थी, और वास्तुशास्त्र की परंपरा ही लगभग 250 ईसा पूर्व बुद्धिज़्म के साथ साथ चाइना में गई। और जो फेंग शुई है उसका मूल अर्थ है फेंग यानी कि वायु, और शुई यानी कि पानी। तो हमारे आज भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में भी, हवा पानी देख लो कैसा है। और वातावरण जो है वो भी वात और वरुण यानी कि हवा पानी ही है। तो हमारे यहाँ का जो हवा पानी था, वातावरण था, वो चाइना में जाकर फेंग शुई हो गया, और उसका मूल आधार वही पंच तत्व हैं। पर हाँ, वहाँ पर ये एक अपने ही स्वरूप में और अधिक विकसित हो गया। तो वहाँ पर लाफिंग बुद्धा नाम की कोई परंपरा नहीं थी, ना तो कन्फ्यूशियस ने कभी फॉलो किया, ना लाओ त्से ने बुद्धा की बात की, जो वहाँ के विचारक हैं। तो ये लाफिंग बुद्धा हमारे कुबेर का ही अपभ्रंश है, उसको उन्होंने लाफिंग बुद्धा कहा, जो कि बुद्धिज़्म के साथ विचारधारा वहाँ गई थी। तो आज जब मैं वहाँ के प्राचीन ग्रंथों को देखता हूँ एक शोधकर्ता के नाते, तो मुझे तो पूर्ण समन्वय दिखाई देता है। वो भी पंचतत्वों के आधार पर कैसे वातावरण को संतुलित करना है उसकी बात करते हैं, और हम भी एक मंदिर में पंचतत्वों को संतुलित करते हैं और ग्रहों के आधार पर उनमें मणियाँ लगाते हैं, ताकि वहाँ का एनर्जी सिस्टम ऐसा हो जाए कि हम एनर्जाइज भी हों वहाँ जाके, और हम अलाइन भी हो। बहुत अच्छी आपने बात कही कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सही मायने में तो जो दूसरी परंपराएं हैं वो भी, और साथ में फेंग शुई और वास्तु भी। आप छोटे छोटे उपाय बताते हैं, कहीं आपने कहा कि लोहे की कील लगा दें, लोहे की कोई गिट्टी लगा दें, इस प्रकार से अलग अलग, कितने कारगर होते हैं ये उपाय? वास्तव में ये जो उपचार हैं, ये कौन सी दिशा में हमें कौन सी धातु लगानी है, ये इस बात के ऊपर आधारित है। और हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि ताम्र भस्म से पित्त के रोग कम हो जाते हैं। तो तांबे की भस्म तो इसलिए बनानी पड़ रही है कि हम तांबा खा नहीं सकते, तो जब हम उसका शोधन करते हैं, उसको जलाते हैं, तो उसकी भस्म में भी उसी के गुण रहते हैं, क्योंकि गुण कभी बदलते नहीं हैं, और सदियों से इलाज हो रहा है। मैं कहता हूँ कि तांबे का एक स्टड, एक रॉड का टुकड़ा अगर हम दक्षिण दिशा में लगा देंगे तो भी वो पित्त का शमन करता है। तो वो सारा समन्वय तो एक ही है, कोई अलग नहीं है। और ऐसा लाखों केसेस में देखा कि हमने जब एक तांबे का जरा सा स्टड, एक रॉड लगाई, उसे कील कह लीजिए, जब हमने लगाई तो वहाँ पर अग्नि का जो स्वरूप था, जो दोष था, वो कम होना शुरू हुआ। तो लोगों में गुस्सा कम हो गया, लोगों का बीपी कंट्रोल में रहने लगा, लोगों को जो भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन थे वो रिड्यूस हो गए। तो हमारे लिए तो ये विज्ञान है, क्योंकि आयुर्वेद में भी हम ताम्र भस्म का सेवन करने का सुझाव दे रहे हैं, और वास्तु में हम तांबे को दक्षिण दिशा में लगा के पित्त को शांत करने की बात कर रहे हैं। बात एक ही है। सेवन करने में और लगाने में थोड़ा फर्क है, लेकिन क्या असर लगता है आपको दोनों का एक जैसा होता है? स्पेस में जो आयनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो थोड़ा समय लगता है, पर असर बिल्कुल सेम ही आता है। आप देखेंगे कि आयुर्वेद के ग्रंथ में बाण भट्ट जी ने अष्टांग हृदय सूत्रम में कहा है कि अलग अलग प्रकार की भूमि में अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं। कोई वात प्रधान होती है, कोई पित्त प्रधान होती है, कोई कफ प्रधान होती है। आपको जानकर अतुल जी ये हैरानी होगी कि बिहार में मधुबनी जिला से ज़्यादातर कुक आते हैं, और उन बच्चों की जो प्रकृति है वो कफ और वात प्रकृति है, और वहाँ पर जो औषधियाँ होती हैं वो कफ और वात प्रकृति के रोगों को हरने में काम आती हैं। अलग अलग जगह की औषधियाँ वहाँ के ज़मीन में जो वात पित्त कफ के दोष हैं उसके आधार पे हैं। हम भी यही धातुएं या मिनरल्स या औषधियाँ भी, उनकी धूप भी अलग अलग दिशाओं में रख के वही सेम रिजल्ट लेते हैं। मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप कार्य करते हैं, और आपने पूरा बताया। लेकिन मैं एक थोड़ा सा आपसे व्यक्तिगत सवाल भी करना चाहूँगा। मैंने जो आपके बारे में पढ़ा, सुना, रिसर्च की, आप खुद जो है कहीं ना कहीं वास्तु का शिकार हो गए, दोष का शिकार हो गए। 1-1.5 साल आपका बड़ा कष्ट में बीता। जी, आपने इस बात का जिक्र अपने सत्र में भी किया था। जी, वास्तव में वास्तुशास्त्र में लिखा है कि दक्षिण दिशा की ओर घर को बढ़ाना नहीं चाहिए। तो मैं जिस घर में रह रहा था
उस घर में बिटिया का कमरा, बिटिया ने कहा कि पापा क्या ये संभव है कि ये 3 फुट कमरा बढ़ जाए तो मेरा कमरा खुला हो जाएगा। तो मुझे लगा कि हाँ कोई बात नहीं, दोष है, सारी ज़िंदगी इलाज करते रहे हैं तो हम कर लेंगे। और मैंने वो दक्षिण दिशा का वो दीवार करके उसको बढ़ा दिया थोड़ा सा। और मैंने ये पाया कि जैसे ही वो कमरा पूरा हुआ तो जो कहा है कि यम जो हैं वो रुष्ट हो जाते हैं, तो वैसा ही हुआ कि अचानक से एक भ्रांति फैलनी शुरू हुई, आरोप लगने शुरू हो गए, क्योंकि वो फेम की भी दिशा है। वो निराधार आरोप लगे और फिर उसमें वो चीज़ें उलझती चली गई। तो जैसा वास्तुशास्त्र में लिखा है उसका खुद को भी अनुभव हुआ, पर उससे यही समझ में आया कि भाई जो शास्त्र में लिखा है उसको एज इट इज़ मान लेना चाहिए, उसमें खलल नहीं डालना चाहिए। तर्क वितर्क से परे हैं शास्त्र जो है अपने। शास्त्र जो हैं वो एक कालजयी नॉलेज है, टाइमलेस विजडम है। तो हम लोगों को क्या लगता है कि हमें बहुत अधिक अनुभव हो गया है, हमने लाखों बिल्डिंग को संभाल लिया, हमारे हज़ारों स्टूडेंट जो हैं विश्व भर में ऐसा कर रहे हैं, तो ये दक्षिण दिशा में थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो हम इसे संतुलित कर लेंगे। पर वो देखा कि नहीं, वास्तव सच यही है जो शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने टाइम टेस्टेड ट्रुथ लिखे हैं, वो अपना काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल और, मैंने ये भी पढ़ा कि आपने संसद का दोष दूर किया था, या राम मंदिर में भी जो निर्माण था उसके वास्तु में भी आपका सहयोग लिया। कितना सही है और क्या आपने किया उसमें? संसद भवन का जिस समय पर सुखराम जी ने एक लाइब्रेरी बनवानी शुरू करी थी, तो वो संसद भवन की वायव्य दिशा थी। वहाँ जब से खड्डा खोदा था तब से सरकारें इंस्टेबल थी। तो उस समय पर कुछ लोगों का विचार था कि भाई किसी वास्तु वाले को दिखाया जाए, और मुझे वो मौका मिला अवलोकन करने का, मैंने किया। और यही आयुर्वेद के आधार पर ये जो मेटल की पत्तियां हैं ये हमने वहाँ लगाई, क्योंकि वो लाइब्रेरी तो बदली नहीं जा सकती थी। और उसमें हमारा संकल्प या हमारे लिए जो मैंडेट था वो यही था कि सरकारें स्टेबल रहें। तो लगभग 2-2.5 बरस उस पर काम हुआ, और हमने जो हमारे उपचार थे इन्हीं पद्धति के आधार पर हमने किए, और तब से सरकारें तो स्टेबल हैं। और ये 17-18 मई 1997 में ये हेडलाइन थी जो काम मैंने किए। और प्रभु कृपा से प्रभु के घर का काम करने का मौका मिला। हालांकि मैं भोंसले गुरुकुल नागपुर से हमारे जो टेम्पल आर्किटेक्चर का अध्ययन ही इस संकल्प से कर रहा था कि एक दिन हम मंदिर बनाएंगे। तो बहुत सारे लोग और भी अध्ययन कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। और फिर वो समय आया, मैं 2007 में भी अयोध्या गया था, और वहाँ पर हमने देखा कि क्या स्थितियाँ हैं। फिर जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया तो मुझे बुलाया गया कि भाई इस भूमि में क्या क्या चीज़ें करनी हैं। मैंने और मेरी टीम ने वहाँ जाके अवलोकन किया, और वहाँ पर एक जो शिला लाई गई थी उसके ऊपर विचार था। तो वो शास्त्रीय नियमों से वो प्रशस्त नहीं बैठ रही थी। मैंने अपना विचार रखा और मैंने रिपोर्ट भी सबमिट करी, और फिर हमने गौकर्ण घाट से ये शिला हम लोग लेकर आए। जैसा शास्त्र में लिखा है उसका पालन करते हुए, शब्दशः उसका पालन करते हुए हमने वही कृष्ण शिला चुनी जिससे तिरुपति बालाजी की मूर्ति बनी है, और शास्त्रोक्त नियमों से उसका डिज़ाइन, उसका स्वरूप तय किया। और आज श्री राम लल्ला जो हैं वो हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है, एक वास्तुशास्त्री होने के नाते मैंने अलग अलग मनुष्यों के घर का तो काम किया ही, पर प्रभु के घर का काम करने का सौभाग्य मिला। ये प्रभु का ही आशीर्वाद है, कृपा है। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। खुशदीप बंसल जी जाने माने वास्तुशास्त्री हैं, वास्तुविद हैं, और आप अग्रवाल समाज से हैं, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। आखिरी सवाल, आप हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं को, आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं 36 बरस के अपने अध्ययन के आधार पर और 32 बरस की मेरी एक्टिव प्रैक्टिस के आधार पर मैं ये कहूँगा कि अनंत डिस्ट्रैक्शंस हैं, अनंत डेविएशंस हैं, डाउट्स हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे।
पर हमारे पुरखों ने भारतीय ज्ञान संपदा के जो सूत्र दिए हैं सनातन धर्म के, कि पंच देवों को यदि हम अपने ईशान कोण में स्थान बना के रख देंगे तो ये डिस्ट्रैक्शन भी रिमूव हो जाती हैं, ये भ्रम दूर हो जाते हैं, संशय दूर हो जाते हैं और हमारी चेतना सही दिशा में मूव करने लगती है। हमारे चुनाव ही ऐसे हो जाते हैं कि पांचों तत्व घर में संतुलित रहते हैं। मैंने देखा जिसके घर में ईशान कोण में पंचदेव हैं विराजमान, वहाँ कभी कोई दोष रहा ही नहीं और उन लोगों के चुनाव ही ऐसे थे। उन्होंने बिना किसी वास्तु वाले की राय के जब अपना घर बनाया तो वो वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार ही था। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद खुर्दीप बंसल जी। और बहुत छोटा सा एक उपाय बताया है, आपने सुन लिया होगा। हम चाहेंगे कि आप उस उपाय को ज़रूर आजमाएं, ज़रूर अमल में लाएं, जिससे कि आपका जीवन भी खुशहाल रहे। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।